नो मैम। ये आई डोंट नो, ये स्लाइड्स मूव करना बंद क्यों कर देती हैं। ओके, देन आज हम शुरू करते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, कि किस तरह से वायरस को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में देखा गया। ठीक है, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1935 वैन वेंडल स्टैनले। इन्होंने क्या करा था, फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइजेशन अब वायरस, सबसे पहला जो क्रिस्टलाइजेशन हुआ था वो टीएमवी वायरस का हुआ था। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस का हुआ था। The crystallized viruses, when injected inside the host cell, also showed infective properties, provide that viruses could exist as living entities in living shells and as non-living entities outside the living shell. इसका मतलब क्या था कि जब क्रिस्टलाइजेशन करी गई वायरस की, उसके बाद जब उसे किसी होस्ट के अंदर इंजेक्ट करा गया, उसके बाद भी वो वायरस ने क्या करा था, डिजीज कोज करी थी, अपनी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी शो करी थी। देखो, क्रिस्टलाइज हम किसी लिविंग थिंग को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज को क्रिस्टल में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो लिविंग है। जब वो क्रिस्टलाइज हो गया और उसके बाद भी उसने अपनी प्रॉपर्टी शो करी, तो इस बात से क्या डिसाइड हो गया था कि जो वायरस है वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, लिविंग शेल की तरह भी और नॉन लिविंग की तरह भी। क्योंकि जैसे ही वो किसी सेल के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, अपनी इफेक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, जब वो सेल के आउटसाइड होता है तो वो नॉन लिविंग होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। Okay. Crystallization of virus opened up the debate whether viruses are living or non-living or are just on the threshold of life. तो जैसे ही इसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा से एक डिबेट शुरू हो गई कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है, या सिर्फ एक लाइफ का कुछ ऐसी चीज है जो कि डिफाइन नहीं करी जा सकती है, कि एक्चुअली में ऐसी क्या सुपर पावर है उसके पास कि उसका क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, उसको फिल्टर आउट कर दिया, उसके बाद भी वो अपना इफेक्ट कोज कर रहा है, किसी तरह से उसके इफेक्ट को नहीं रोका जा रहा है। जैसे ही हम उसको डाइल्यूट करके हम आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद भी वो उतनी ही इफेक्टिव तरीके से अपनी डिजीज को कोज कर रहा है। ठीक है, ये दोबारा से एक टॉक शुरू हो गई थी कि क्या वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक चार्ट बनाया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइड करी, कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो दिखाती हैं कि वायरस लिविंग है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि वायरस को नॉन लिविंग शो करती हैं। ठीक है, जब टीएमवी की क्रिस्टलाइजेशन हुई उसके बाद ये कुछ चीजें डिसाइडेड हुई। तो इसमें हम देखते हैं वायरसेस आर कंसीडर्ड एज लिविंग। उन्हें लिविंग क्यों कंसीडर करा गया था? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, दे पोजेस जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन्स। सबसे पहली बात क्या थी कि उनके पास जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए या आरएनए, इन दोनों चीजों में से एक उसके पास प्रेजेंट था, एक उनके पास प्रोटीन भी प्रेजेंट था। क्योंकि हमें पता है कोई लिविंग थिंग है, इसीलिए उसे डीएनए की जरूरत है, उसे अपनी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज के लिए डीएनए की जरूरत है, उसे कोडिंग की जरूरत है ताकि उसको कुछ एंजाइम्स कोड करने हैं, उसे कुछ बनवाना है, इसीलिए तो डीएनए या आरएनए चाहिए होता है। तो अगर उसके पास डीएनए या आरएनए है, तो इसका मतलब क्या है, वो लिविंग थिंग है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोटीन्स को बना पा रही है। देन सेकंड थिंग क्या थी, दे कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, दे यूज द सेलुलर मशीनरी ऑफ द सेल टू रेप्लिकेट इट्स जीनोम एंड सिंथेसाइज प्रोटीन कोड। दूसरी बात क्या थी, वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता था, वो खुद का नंबर बढ़ा सकता था। अगर हम लिविंग थिंग की बात करें तो मेनली उनमें क्या होता है कि वो रेप्लिकेशन अपनी रेप्लिकेशन कर सके, खुद का नंबर बढ़ा सके, कंडीशंस के अंदर सरवाइव कर सके, उनके अंदर मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक टाइप की जो प्रॉपर्टीज है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को भी एग्री कर रहा था कि ये रेप्लिकेशन करता है ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। जब वो होस्ट सेल के अंदर होगा वो तभी रेप्लिकेशन करेगा, अदरवाइज वो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद वो क्या करते थे, वो सेलुलर मशीनरी यूज करते थे सेल की, जो होस्ट सेल है उसके अंदर जो राइबोसोम्स है, टीआरएनए है, उसके एंजाइम्स है, उनको यूज करके खुद को रेप्लिकेट कर रहा था, खुद के जीनोम को रेप्लिकेट करवा रहा था, और उसका जो प्रोटीन कोड था उसको बनवा रहा था। प्रोटीन कोट यानी कि जो उसकी आउटर कवरिंग थी वायरस की, वो किससे बनी हुई थी, प्रोटीन से बनी हुई थी, उसके अंदर उसका जो डीएनए प्रेजेंट था। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी जिससे वो लिविंग प्रूफ हुआ था, इवन द क्रिस्टलाइज्ड वायरस कंजर्व द लिविंग प्रॉपर्टीज।
उसके बाद जो क्रिस्टलाइज्ड वायरस था, जिस वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था, उसके पास भी लिविंग प्रॉपर्टीज थी। मतलब कि वो ट्रांसमिट कर रहा था इन्फेक्शन को फ्रॉम होस्ट टू अनइन्फेक्टेड होस्ट। एक इन्फेक्टेड होस्ट से उस चीज को निकाला, उसको क्रिस्टलाइज कर दिया और उसके बाद किसी हेल्दी होस्ट के अंदर उसे डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी प्रॉपर्टीज अगेन शो कर दी, उस डिजीज को दोबारा से उसके अंदर कोज कर दिया। इसका मतलब कुछ ऐसी लिविंग थिंग है वो, जो कि क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद भी उसने अपनी प्रॉपर्टी शो करी, उसके अंदर जाके उसने खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया और अपना नंबर बढ़ाया, ताकि उतनी ही कंसंट्रेशन में वो दोबारा से आ सके और उसको इफेक्टिव तरीके से डिजीज को कोज कर सके। ये बातें सबको क्लियर है कि क्यों उन्हें लिविंग माना गया था, ये चारों पॉइंट्स? यस मैम। ओके। देन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी थी जिनमें कि वायरसेस को क्या था, नॉन लिविंग कंसीडर करा गया था। वायरसेस आर अनेबल टू शो लिविंग प्रॉपर्टीज आउटसाइड अ शेल। उसके बाद जो वायरसेस थे वो क्या कर रहे थे, जब उन्हें किसी कोई सेल मिल रही थी उसके बाद ही वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, अदरवाइज अगर उन्हें शेल के बाहर रखा जाए तो वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। देन दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। दूसरी बात क्या थी कि उनको क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता था। Viruses can replicate inside the host but cannot grow and they do not metabolic machinery. उनको हम सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर ही मतलब जब वो होस्ट के अंदर जा रहा है उसके बाद ही वो रेप्लिकेट कर पा रहे थे, अदरवाइज वो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते थे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट दे डू नॉट हैव मेटाबॉलिक मशीनरी। उनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं थी। इट मीन्स दैट they are not able to catabolite or metabolite their functions like in construction of enzymes and other proteins in their own way. They have to use the machinery of the host cell. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स सबको क्लियर है कि उन्हें क्यों लिविंग और क्यों नॉन लिविंग थिंग माना गया था। कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिन्हें उन्हें लिविंग में भी कंसीडर करा जा सकता है, जबकि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो ये प्रूव करते हैं कि वो लिविंग नहीं है। ये चार्ट सबको क्लियर है? यस मैम। बाकी भी बता दो भाई। ओके। देन उसके आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो वैक्सीन की डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी। वैक्सीन फॉर द वायरल डिजीज, जस्ट अ मिनट। वैक्सीन फॉर अ वायरल डिजीज, सबसे पहली जो वैक्सीन थी वो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है उसके लिए डिस्कवर करी गई थी। जब उस वैक्सीन की डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ था, वो चीज जो थी वो मैनकाइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यू कैन से। क्योंकि उस टाइम पे वायरसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन एक वायरस के लिए वैक्सीन बना दी गई थी, उसका एक ट्रीटमेंट ढूंढ लिया गया था। इन मई 1796 एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, एक यंग डेयरी मेड को पकड़ा, यानी कि जो कोई इंसान है, कोई लड़की है जो कि डेयरी में काम कर रही थी, जिसका नाम था सराह नीलम, who had fresh cowpox lesions on her hands and arms। उसके हाथों पे और उसकी बाजुओं पे जो थे काउपोक्स के लीजन्स प्रेजेंट थे, कुछ पैचेस प्रेजेंट थे। मई 14 1796 उसने क्या करा, उसके जो नीलम के लीजन्स थे उसमें से मैटर को एक्सट्रैक्ट किया, उसको निकाला और उसके बाद एक 8 साल का लड़का था जेम्स फिप्स, उसके अंदर उसने उन चीजों को इनोक्यूलेट कर दिया। इनोक्यूलेट करने का मतलब है कि उन चीजों को उससे एक्सट्रैक्ट करके उस लड़के के अंदर उसने ऐड करा, उसकी थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी, यू कैन से उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया या उसकी कंसेंट्रेशन को कम कर दिया। सब्सिक्वेंटली द बॉय डेवलप माइल्ड फीवर एंड डिस्कम्फर्ट। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उस लड़के के अंदर उसने उस चीज को ऐड करा तो उसके अंदर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, थोड़े से उसको फीवर हुआ, बहुत हल्का फीवर हुआ। 9 days after the procedure he felt cold and had lost his appetite। उसके बाद क्या हुआ, 9 दिन के बाद उसे थोड़ी यू कोल्ड जैसा कुछ फील हुआ, थोड़ा बहुत जुकाम जैसा उसे लगा और उसके बाद उसकी एपेटाइट कम हो गई, उसको भूख लगनी कम हो गई। पर उसके कुछ दिन बाद जो है वो क्या है, वो काफी अच्छा फील करने लग गया, बेटर फील हुआ उसको। ठीक है। देन जुलाई 1796 जेनर इनोकुलेटेड द बॉय अगेन। उसके बाद
पहले उसको 14 मई के अंदर उसने इनोकुलेट करा था, देन जुलाई के अंदर उसको दोबारा से, जैसे ही वो ठीक हो गया उसके थोड़े टाइम बाद उसको दोबारा से उसी लड़के को फ्रेश मैटर से, स्मॉल पॉक्स के लीजन से उसको दोबारा से इनोकुलेट करा, उसके अंदर दोबारा से उन चीजों को डाला। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कोई भी डिजीज डेवलप नहीं हुई, एंड जेनर कंक्लूडेड दैट प्रोटेक्शन वाज कंप्लीट एंड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर द वायरल डिजीज वाज डेवलप्ड। उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक बार उसने उस लड़के के अंदर वो चीज डाली तो उसने थोड़ा सा इफेक्ट दिखाया, उसको थोड़ा थोड़ा सा फीवर हुआ, उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, थोड़े दिन बाद उसको थोड़ा सा कोल्ड फील हुआ, उसके बाद उसकी भूख मर गई, देन उसके बाद वो ठीक हो गया। फिर उसको अगेन कुछ टाइम बाद जब उसने दोबारा से उसी सेम वायरस से उस लड़के को इन्फेक्ट करवाया तो क्या हुआ, उसको कोई भी डिजीज पोज नहीं हुई। इसका मतलब उसने कंक्लूड कर दिया कि उस चीज को, उससे प्रोटेक्शन मिल गई है, और वो जो वैक्सीन थी फर्स्ट वायरल डिजीज के लिए वो डेवलप हो गई थी। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये जो जैनर का जो एक्सपेरिमेंट है ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, देन उसके बाद अब हम देखते हैं कि वायरसेस एक्चुअली क्या है, जनरल अकाउंट ऑफ द वायरसेस। ठीक है, वायरसेस क्या है, आर नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स एंड आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। जो वायरसेस हैं वो नॉन सेलुलर का मतलब है कि उनकी कोई सेल फॉर्म नहीं है, और वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी कि जब वो किसी सेल के अंदर जाते हैं तो ही वो डिजीज को कोज कर पाते हैं, किसी होस्ट को इन्फेक्ट कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, वायरसेस एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। जो वायरसेस हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। ठीक है, यानी कि इनका दो पोर्शन है, पहला है एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि इनकी बाहर वाला सेल से है, और दूसरा है इंट्रासेलुलर। जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर फेज की बात करते हैं, द कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरियन। जो पूरा का पूरा एरिया है एक वायरस का उसको हम वायरॉन बोलते हैं, which remains as an inert state, जो कि inert state में रहता है, यानी कि वो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैरी नहीं करता है, किसी तरह का कोई एंजाइम सिंथेसिस को प्रोड्यूस नहीं करवाता है। Then in intracellular phase, the virus replicates but using genome and metabolic machinery in the host. जब एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में होता है, यानी कि वो किसी सेल से बाहर होता है, तो वो इनर्ट स्टेट में रहता है, वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करवा पाता है, एज अ नॉन लिविंग थिंग की तरह वो रहता है। लेकिन जैसे ही वो इंट्रासेलुलर फेज में आता है, किसी सेल के अंदर जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, यूज करता है जीनोम ऑफ द, सॉरी, जो होस्ट सेल है उसके जीनोम को और उसकी जो मेटाबॉलिक मशीनरी है उसको यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। तो वायरसेस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड अदर इज द इंट्रासेलुलर। Viruses do not have organelles, cell wall, cytoplasm, nucleus and nucleoid। जो viruses हैं उनके पास कुछ भी ऐसी organelles present नहीं होती हैं। Viruses have few or no enzyme of their own for the metabolism। कि viruses जो हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास ऐसा कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है कि उनके पास जो खुद को मेटाबोलिज्म में कंक्लूड करवा सके। वो अपने कोई भी चीज, कोई भी एंजाइम, प्रोटीन कुछ भी सिंथेसिस नहीं करवा सकते हैं खुद से, जब वो नॉन लिविंग स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। The viruses lack enzymes that synthesize proteins, nucleic acid and those generating ATPs। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वायरसेस के पास ऐसे कोई एंजाइम नहीं है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवा सके या न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करवा सके, या फिर कोई भी ऐसा एंजाइम जो एटीपी जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो वायरस के पास बिल्कुल भी नहीं होता है। So a virus in order to survive and multiply has to use enzymes of the host cell। The fact that viruses cannot multiply outside the host cell has considerable medically important for the development of antiviral drugs। इसलिए ये क्या इम्पोर्टेंट है कि जो वायरस है उसको सरवाइव करने के लिए, उसको खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसे होस्ट जो सेल है उसके एंजाइम्स की जरूरत है। इसीलिए ये फैक्ट है कि वायरसेस जो हैं वो किसी भी सेल के, यानी कि होस्ट सेल के आउटसाइड वो खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो अपना नंबर इंक्रीज नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स बनाने के लिए यूज करा जाता है, इसीलिए इसे मेडिसिनल इम्पोर्टेंट कहा गया है। एंटीवायरल ड्रग का मतलब क्या है, जो वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ऐसी ड्रग। ठीक है, ये चीजें सबको क्लियर है? जी मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, देन हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट में हम देखते हैं वायरस का साइज। ये तो थी हमारे जनरल प्रॉपर्टीज वायरस की। अब जो वायरस का जो साइज है वो क्या है, वो बहुत छोटा है। इनफैक्ट वायरस का साइज इतना छोटा है कि हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो लाइट माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन होता है वो क्या है, वो 200 नैनोमीटर तक होता है। लेकिन जो वायरसेस के साइज हैं वो 0.02 2.3 नैनोमीटर तक ही रहते हैं, यानी कि 20 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ये इनके डायमीटर की बात कर रखी है, बट मेनली क्या है कि हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख सकते हैं, एज बिकॉज ये बहुत छोटे साइज के होते हैं। although most viruses are smaller than the bacteria, बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कि स्मॉलर हैं, यानी कि बैक्टीरिया से तो बहुत छोटे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पोलियो का वायरस है वो क्या है, विच इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वायरस, अबाउट 28 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, डायमीटर जो होता है इसका 28 नैनोमीटर है। पोलियो वायरस जो है वो सबसे छोटा वायरस है। सम ऑफ द लार्जर वायरसेस, कुछ ऐसे वायरसेस जो लार्जर हैं, यानी कि बैक्टीरिया के कंपैरिजन में तो वो छोटे ही हैं, लेकिन जो वायरसेस के अंदर लार्जर वायरस है वो स्मॉल पॉक्स वायरस है, जिसका जो डायमीटर है वो 200 नैनोमीटर है, एंड आर अबाउट द सेम साइज एज वेरी स्मॉल बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा, जो बैक्टीरिया का जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उसके इक्वल में सबसे बड़ा वायरस है स्मॉल पॉक्स। क्या ये बात क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि सबसे छोटा वायरस कौन सा है, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, सबसे बड़ा वायरस कौन सा है, और उसका कितना साइज है। तो साइज के लिए ये तुम इन चीजों को पॉइंट्स में लिख सकते हो। वायरल साइज सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देन इसमें देखो कुछ इस तरह से ये एक डायग्राम ऐसे दिखाया है कि ये जैसे हमारा यहाँ से हम लोग माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, यहाँ पे आंख है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये है लाइट माइक्रोस्कोप का विजन। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो यहाँ तक दिखा सकता है, 100 नैनोमीटर तक। उसके बाद जो है हम वायरसेस तो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे इस लाइन से तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे वायरसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक दिखा पा रहा है, 100 नैनोमीटर से भी थोड़ा सा ऊपर ही है, जो जहाँ तक सिर्फ बैक्टीरियाज आ रहे हैं, वायरसेस नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप से तो हम नहीं देख सकते। उसके बाद अगेन फिर हमने यूज करा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो, उसकी जो पावर है वो 1 नैनोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा नहीं, लेकिन 100 पिकोमीटर तक तो बिल्कुल ही कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम एटम्स को देख सकें, जो कि सबसे छोटे मॉलिक्यूल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम फिर भी वायरसेस को देख सकते हैं, काफी हद तक देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने लिपिड, प्रोटीन्स, इनके स्ट्रक्चर देखे हैं, तो वायरस को भी हम देख ही सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। ठीक है, कि किस तरह से स्ट्रक्चर, मतलब कि किस चीज का ये बना हुआ है। वायरस जो है वो क्या है, वो दो कंपोनेंट से बना होता है। पहला प्रोटीन है एंड दूसरा है न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन जो होता है वो कैप्सिड बना हुआ होता है, जैसे वायरस कुछ मान लो इस तरह से, कुछ ऐसे इसकी ट्राइगोनल सी ऐसे शेप होती है। ठीक है, ये जो कैप्सिड है, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, और इसके अंदर जो डीएनए या फिर आरएनए जो भी इसका है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये इस तरह से दो पोर्शन है इसके, दो चीजों से बना हुआ होता है। द कैप्सिड एंड द वायरल जीनोम आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियोकैप्सिड। अब जो ये पूरा का पूरा एरिया है, इस चीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। The nucleic acid DNA and RNA is the infectious part of the virus or the part that cause disease in the host genome। ये बात सबको पता है कि डीएनए आरएनए जो है वो क्या करते हैं, वो कोड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को कोड करते हैं, कि वो किस तरह से दिखेगा, उसके कैसे प्रोटीन्स बनेंगे, किस तरह के उसके एंजाइम्स होंगे। ठीक है, तो उन्हीं प्रोटीन्स और एंजाइम्स के बेस पे उस इंसान का या जो भी ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, एनीथिंग, हर चीज का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। तो इसीलिए इसका जो इन्फेक्टिशियस पार्ट है, यानी कि जो इन्फेक्शन कोज करता है, वो क्या है, इसका न्यूक्लिक एसिड है, इसका डीएनए या आरएनए है, जो कि डिजीज कोज करता है किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें कुछ बैक्टीरियोफेजेस का, मुझे ये बताओ बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या बताया था, जल्दी बताओ बैक्टीरियोफेज का। मैम, जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। या फिर इन्हें उन्हें बैक्टीरिया किलर्स भी कहा था, जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ठीक है, ये बात सबको क्लियर कर होनी चाहिए भाई। इसमें हम दो
वायरसेस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, टीएमवी वायरस का और दूसरा भी वायरस, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे ये एक वायरस का, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा हेड, जिसमें इसने हेड दिया है, दूसरा है पूरा टेल, ठीक है। अगर हम हेड के अंदर देखें तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक इसका प्रोटीन का जो कोट है, ये आउटर रिंग तुम्हें दिख रही होगी, और इसके अंदर इसका डीएनए प्रेजेंट है। तो इसके अंदर ये जो दो चीजें इंक्लूडेड है, प्रोटीन एंड डीएनए या न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इसको न्यूक्लियोकैप्सिड बोला था, ठीक है। उसके बाद इसकी जो टेल है ये सिर्फ प्रोटीन की बनी हुई होती है, और इसके यहाँ पे ये जो इसकी शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर से फिर इसके ये जो टेल फाइबर्स हैं ये अराइज होते हैं। जो ये वाला जो एरिया है, अगर किसी ने कॉन्जुगेशन इनमें पढ़ा हो, बैक्टीरिया एंड वायरस के अंदर कॉन्जुगेशन पढ़ा हो, तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से ये अपने डीएनए को रिलीज करते हैं किसी भी आगे बैक्टीरिया के अंदर। जैसे ही वो किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, मान लो ये नीचे वाली सेल जो है ये बैक्टीरिया है, तो ये जब इसको इन्फेक्ट करेगा तो ये टेल फाइबर्स को इसके ऊपर रख के ये यहाँ से अपना डीएनए रिलीज करता है इससे, टेल शीट से, ठीक है। ये क्लियर है सबको? इसका मतलब मेनली इस डायग्राम का दिखाने का मतलब इसके कंपोनेंट्स को दिखाना है। इसके अंदर हेड एंड टेल है, जो कि बनी हुई पूरी प्रोटीन से होती है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर इसका जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या आरएनए है, वो ही सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम बनाओगे तो अच्छी बात है। जब वायरस के तुमसे अगर जनरल कैरेक्टर्स पूछे जाएं और उसमें तुम लोग ये डायग्राम को डिफाइन कर रहे हो बना के अच्छे से, वैसे तो इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है कि तुम्हें इसकी लेबलिंग याद नहीं रहेंगी, बहुत इजी है, और बनाओगे अच्छे से, सुंदर सुंदर बनाओगे तो जूलॉजी में डायग्राम्स के ही नंबर मिलते हैं। सॉरी, जूलॉजी नहीं, बायोलॉजी में, क्योंकि अभी तुम बोर्ड नहीं पढ़ रहे, तो बायोलॉजी में तुम्हें डायग्राम्स के ही नंबर मिलते हैं। थ्योरी में तो हर कोई लिख देता है। उसके बाद ये है टीएमवी वायरस का डायग्राम। इसके अंदर हम देख रहे हैं कैप्सिड्स, ये कुछ इस तरह के हेलिकल स्ट्रक्चर में ये आता है, ठीक है। इसके बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये जो बीड्स दिख रहे हैं कुछ इस तरह के, ये इसके अंदर इसका आरएनए है इनसाइड कैप्सिड्स के बीच में, जैसे कि ये इसका होलो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से। अगर हम इसको देखें, इसका इस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो है ये एक ट्यूब सी बनी हुई है, जिसके अंदर इसका आरएनए कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो इसके आउटर है, ये कैप्सिड्स होते हैं, और एक इस पूरी लेयर को हम बोलते हैं कैप्सोमर्स। 4 या 5 मिलके कैप्सोमर्स बनाते हैं। जब हम हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तुम लोग ये ध्यान रख लेना कि ये टीएमवी वायरस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये है एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले दो चीज देख, ठीक है। एक ऐसी जो कि डीएनए या आरएनए है, जो कि न्यूक्लिक एसिड है, और दूसरी चीज है जो कि प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। इसमें देखो, ये जो ऊपर जो ये लगे हुए हैं पर्पल कलर के, ये हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन से बने हुए हैं। अब ये इसका वायरल का एनवलप है, इसमें भी प्रोटीन एम्बेडेड है। कैप्सिड्स जो बने होते हैं, अब इसके अंदर वाली साइड जो कैप्सिड्स बने हुए हैं वो भी प्रोटीन से ही बने हुए हैं। अब इसके अंदर इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए है, ठीक है, आरएनए है। और इसके साथ साथ तुम्हें एक और दिख रही है, ग्रीन कलर की एक चीज और दिखा रखी है, जिसका नाम दिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या है, अगर किसी को पता हो तो क्या कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? मैम, जो आरएनए होता है ये डीएनए को बनवाता है। जो अपने होस्ट के आरएनए, जो ये आरएनए ये होस्ट सेल के डीएनए से जाके ज्वाइन हो जाता है, फिर ये वहां से डीएनए बनाता है उसके एंजाइम्स हाँ, वगैरह यूज करके। ये बात देखो बिल्कुल सही है। जैसे ताहिरा, आई थिंक ताहिरा ने ये बताया होगा, मैंने नाम नहीं देखा है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? एक हाँ जी, कुछ नथिंग बोल मैम। रहे थे? ओके ओके। नहीं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? वो एक एंजाइम है, ठीक है। जैसे इसने बताया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से क्या होता है, इसके पास आरएनए पहले से प्रेजेंट है इसका, ठीक है। अब ये आरएनए क्या करेगा, इसी एंजाइम को यूज करके अपना डीएनए बना लेगा। अब जैसे ही ये डीएनए बन गया, क्योंकि ये तो आरएनए है, अब जब ये आरएनए किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तो वो उसके डीएनए से अटैच तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके अंदर तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा, ओरिजिन पढ़ा होगा उसका, रेप्लिकेशन का।
ठीक है, तो उसके अंदर ऐड होने के लिए भी तो उसे डीएनए ही चाहिए, तो इसीलिए ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझ में आता है ना, एक तो है ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए से आरएनए बन रहा है, और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए बन रहा है। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस करवाता है। डीएनए बनने के बाद देन वो होस्ट सेल के अंदर जाएगा और उसके डीएनए के साथ अटैच होकर उसकी मशीनरी को यूज करके खुद को रेप्लिकेट करवाएगा। तो एचआईवी वायरस है ना, वो कुछ इस तरह से काम करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। बाकी यस सब मैम। भाई। देन अब हम देखते हैं, हमने अभी बात करी थी कैप्सोमर्स, कैप्सिड, हमने टीएमबी के अंदर पढ़े थे, उसके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि कैप्सिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कि वो कैप्सिड्स एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोड दैट प्रोटेक्ट्स द वायरल जीनोम अगेंस्ट केमिकल एंड फिजिकल डैमेज। कैप्सिड क्या होते हैं, एक प्रोटीन का कोड होता है, जैसे कि हमने उसमें देखा था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखो, ये प्रोटीन कोड है। ठीक है, प्रोटीन का बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसको, इसका जो न्यूक्लिक एसिड है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको किसी भी तरह का केमिकल या फिजिकल डैमेज नहीं होने देता है। इट आल्सो हेल्प्स द वायरस टू एंटर इनटू द होस्ट सेल। ये वायरस को हेल्प करता है होस्ट सेल के अंदर एंटर करवाने के अंदर, जो कैप्सिड्स हैं। कैप्सिड हेल्प्स इन असेंबली एंड पैकिंग ऑफ द वायरल जीनोम ड्यूरिंग वायरल रेप्लिकेशन। ठीक है, जब वायरस की रेप्लिकेशन होती है तो वो क्या करता है, कैप्सिड उसको असेंबली करवाता है, यानी कि जब वायरस उसके अंदर होस्ट सेल के अंदर अटैच हो गया है, अपने डीएनए को उसने अटैच कर दिया है, उसके बाद उसका डीएनए ने रेप्लिकेट होना शुरू कर दिया है, देन जो नया जो डीएनए बना है उसके लिए भी तो उसको वायरस बनवाना है, और उस वायरस को कंप्लीट करने के लिए उसको कैप्सिड की रिक्वायरमेंट है। कैप्सिड उसके ऊपर अटैच हो जाएगा, देन वो कंप्लीट वायरस बन जाएगा। उसकी आगे रेप्लिकेशन में फर्दर इंपॉर्टेंस है। ठीक है, one of the important feature of the capsid is that it includes a protective response in the host। एक हमारे लिए फीचर क्या है कि जो कैप्सिड है वो एज अ एंटीजन की तरह काम करता है। सबने इस चीज का, आई थिंक इम्यूनाइजेशन वाला कंसेप्ट सबको क्लियर होगा कि जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वो अगर हमारे एंटीजन से मैच नहीं होता है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो उसी तरह से ये जो कैप्सिड है वो हेल्प करता है इम्यूनाइजेशन के अंदर, होस्ट के अंदर, क्योंकि ये एंटीजन की तरह काम करेगा। इसलिए ये होस्ट की प्रोटेक्शन में हेल्प भी करता है, तो हमारे लिए मतलब किसी भी बैक्टीरिया के लिए या होस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए तो ये हेल्पफुल है। द कैप्सिड एज एन एंटीजन इन द होस्ट एंड इन्वोक एन एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस ऑफ द होस्ट फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। ये जैसे फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस जो है वो इम्यूनोलॉजी के अंदर आप लोग पढ़ोगे। फर्स्ट लेयर यानी कि जैसे ही एंटीजन एंट्री करेगा तो एंटीबॉडीज उस टाइम पे बनी हुई नहीं है, क्योंकि वो कोई चीज हमारे अंदर नई आई है तो एकदम से तो हम उस चीज को डिफेंड नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसका मैकेनिज्म नहीं समझ लेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, हम इसको किस तरह सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा उन चीजों को डेवलप होने के लिए। And then antibodies lock onto the surface of proteins of the virus and prevent it from the entering of the host cell। then उसके बाद क्या होगा, जैसे ही एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो जैसे इसमें देखते हैं, इस वाले में जैसे इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये एज ए एंटीजन की तरह काम करेंगे। ये जैसे ही एंटीबॉडीज बनेंगी वो क्या करेंगी, इन एंटीजन के ऊपर आके बाइंड हो जाएंगी, और ये क्या करेंगी, इसको होस्ट की शेल के अंदर जाने से रोकेंगी, जो होस्ट की एंटीबॉडीज है, ताकि वो उसको और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। ये बात सबको समझ में आ गई है कैप्सिड के बारे में, कि कैप्सिड क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हेल्पफुल है होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, उसके बाद क्या है, कैप्सिड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जो कैप्सिड है वो अलग अलग प्रोटीन्स मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। द स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स, जिन्हें प्रोमोटर कहा जाता है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, जो स्ट्रक्चरल सब यूनिट यानी कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं एक चीज को, और उनका नाम इन्होंने दिया है प्रोमोटर्स। These protein molecules are arranged around the genome in the precise and repetitive manner। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोमोटर्स होते हैं, ये क्या है, ये
वो करते हैं किसी इसको जीनोम के चारों तरफ, जैसे सारे डायग्राम्स में हमने देखा है कुछ इस तरह से, ये इसका जीनोम है, ये अंदर वाली साइड है, ये तो इसके बाहर वाली साइड कैप्सिड्स प्रेजेंट है, ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट है कि इसको पैक कर रहे हैं जीनोम को, ठीक है। इसको रिपीटेटिव मैनर में मतलब है कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद अलग अलग प्रेजेंट है। हो सकता है कुछ ऐसे जीनोम, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ प्रोमोटर प्रेजेंट होते हैं, कि सबके अंदर सेम प्रोमोटर है, इसके बाद भी सेम यही है, इसके बाद भी सेम यही है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोमोटर्स प्रेजेंट होते हैं, कि एक किसी और प्रोटीन का बना हुआ है, दूसरा फिर दूसरे प्रोटीन का बना हुआ है, तीसरा फिर अगेन उसी सेम प्रोटीन का बना हुआ है। कुछ इस तरह से ये रिपीटेटिव मैनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन कोड एंड आर कॉल्ड कैप्सोमर्स, ठीक है। ये बात हमने देख ली कि उन्हें कैप्सोमर्स कहा जाता है। बेस्ड ऑन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोकैप्सिड आल्सो गिव सिमेट्री टू द वायरस, ठीक है। अब ये क्या है कि जिस तरह के कैप्सोमर्स प्रेजेंट होंगे वो उसी तरह का शेप या स्ट्रक्चर देगा। एक अगर एक सारे के सारे एक वायरस के अंदर सेम टाइप के प्रोमोटर्स प्रेजेंट हैं तो वो एक अलग साइमेट्री बनाएगा, लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस जो हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रोमोटर्स प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ी बहुत उसकी शेप के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये शेप वाला जो है पोर्शन हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टाइम होने वाला है। कल हम इसकी वायरस की साइमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ये 3 टाइप की साइमेट्री शो करता है, हेलिकल, क्यूबिकल एंड कॉम्प्लेक्स साइमेट्री। कल हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। आज वाले टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे बताएं, या किसी और तरह का कोई क्वेश्चन है। हाँ, रितिका ने मैसेज करा था, प्लीज मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करवाइएगा। हाँ जी, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करवाए जाएं और आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो काफी अच्छे मार्क्स लेने में। और कोई बताइए अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ भी।